हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 7 मार्च है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो शुरुआत करेंगे आज के मोटिवेशनल कोट से। और आज का कोट्स है, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो फ्रेंड्स, अभी जीवन में बहुत कुछ शेष है, इसलिए अपनी ऊर्जा को बनाए रखिए और नियमित रूप से प्रयास करिए कि जो आज आपका है इसका आप सबसे अधिक उपयोग करें। कल के बारे में तो कोई नहीं जानता है। तो सबसे पहले जो खबर है आपके लिए, वो खबर ये है कि जिन लोगों ने रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इंतज़ार किया है लंबे समय से कि उनको जो है, जो उनकी परेशानियां थी वो दूर होंगी, उनके लिए सबसे बड़ी खबर है। अश्विनी वैष्णव की ओर से एक ट्वीट आया है कि हाई पावर कमेटी को करीब 3 लाख यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस मिले हैं। कमेटी ने इनका विश्लेषण कर लिया है। कुछ ही दिनों में आरआरबी समाधान नोटिफाई कर देगा। तो यहाँ पर बात हो रही है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जब परिणाम सामने आया था, उसको लेकर पूरे भारत में जो एक व्यापक प्रदर्शन किया गया था परिणाम को लेकर, तो उसके बारे में जो कमेटी का गठन हुआ, ऑनलाइन जो आपत्तियां थी वो भी आमंत्रित की गई थी। तो लगभग 3000 आपत्तियां मिली हैं और कमेटी ने इसका एनालिसिस कर लिया है और कुछ ही दिनों के बाद आरआरबी इसका समाधान जो है वो आपके सामने रखेगी कि इसका समाधान क्या किया गया। अगली खबर है कि हिंदी के इंटरव्यू के लिए प्रवेश पत्र जारी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो कि हो चुकी है और इसके लिए 9 मार्च से हिंदी के लिए जो इंटरव्यू होने जा रहे हैं, तो उसका जो यहाँ पर एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र, वो जारी कर दिया गया है। बाकी के जो 19 विषय हैं उसके प्रवेश पत्र अभी जारी नहीं किए गए हैं। तो ये जो बाकी के 19 विषय हैं उसके बारे में अभी कुछ भी ठीक पता नहीं है कि किस विषय का इंटरव्यू किस दिन होना है। और यहाँ पर अभी रोल नंबर के अनुसार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनको सूचित किया जाए कि किसका जो इंटरव्यू है वो किस डेट को पड़ रहा है। अभी फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ आपको हिंदी का ही प्रवेश पत्र देखने को मिलेगा। बाकी विषयों के बारे में बहुत जल्दी आपको नोटिफाई किया जाएगा। आयोग ने हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए रोल नंबर वार इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी किया है। बाकी विषयों के इंटरव्यू के कार्यक्रम में सिर्फ यह उल्लेख किया गया है कि किस दिन कितने अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होने हैं। आयोग ने हिंदी के अलावा अन्य जो 19 विषय हैं उसमें इंटरव्यू की तिथि अभी घोषित की है, लेकिन अभी जो प्रश्न पत्र जारी नहीं किए गए हैं। वहीं पर इंटरव्यू के लिए कई जरूरी प्रपत्र भी अभ्यर्थियों को अपने साथ लाने के लिए कहा गया है। इसके लिए 2 संभ्रांत व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। तो संभ्रांत व्यक्ति कौन होता है, इसके बारे में कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है। तो अभ्यर्थी थोड़ा सा इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि संभ्रांत व्यक्ति किसे माना जाए और किसके द्वारा अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर ले जाया जाए। हालांकि यहाँ पर वंदना त्रिपाठी जो कि सचिव हैं यूपीएचसीएससी की, उन्होंने कहा कि इस हफ्ते सभी विषयों के रोल नंबर वार इंटरव्यू के कार्यक्रम जारी कर दिए जाएंगे। चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर वर्तमान में जो व्यवस्था है पुरानी भर्तियों में जो लागू थी वही लागू रहेगी और किसी भी संभ्रांत व्यक्ति से जारी चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो संभ्रांत का मतलब क्या है ये यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एक वैकेंसी आई है। प्रधानाध्यापक के पद हैं, कुल मिला के 6421 पद हैं। तो इस पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष की आयु के लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। 1 अगस्त 2021 के अनुसार आयु की गणना की जाएगी। उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया हो और इसी के साथ उनका बीएड या बीएड या फिर बीएससी एड भी उत्तीर्ण हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए एक परीक्षा होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी और इसमें सामान्य अध्ययन के 100 अंक होंगे, बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंक होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो 28 मार्च तक आप जो है www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुल मिला के 750 रुपये का खर्चा इसके लिए आएगा। आवेदन शुल्क जो है 750 रुपये हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो एनटीए ने आरओ एआरओ के लिए जो परिणाम है जारी कर दिए हैं, लेकिन फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। अभ्यर्थियों ने इस परिणाम में भी अनियमितता का आरोप लगाया है। इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करवाई थी, यानी कि एनटीए ने। तो एनटीए की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर असिस्टेंट पदों की भर्ती की
परीक्षा परिणाम पर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए हैं। आज़ाद पार्क प्रयागराज में अभ्यर्थियों का दावा है कि कम अंक पाने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो गया, जबकि उसी दिन और बैच में परीक्षा देकर आए अधिक अंक पाने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो गए हैं। परिणाम में सभी अभ्यर्थियों के अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। भर्ती के विज्ञापन में कहा गया था कि सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों के अंक प्रदर्शित होंगे, लेकिन कुछ असफल अभ्यर्थियों के अंक भी प्रदर्शित हैं। तो यदि ऐसा है तो सभी के अंक प्रदर्शित होने चाहिए। अब यहाँ पर यह कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका टाइपिंग टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो गया था उनका चयन नहीं हुआ, जबकि उनसे कम अंक वाले ऐसे अभ्यर्थी भी जिन्होंने स्वयं टाइपिंग टेस्ट जमा किया यानी कि सबमिट किया तो उनका चयन हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे घर के ही एक स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल हुआ था। टाइपिंग टेस्ट को उन्होंने खुद ही जो है सबमिट किया था और टाइपिंग टेस्ट भी उनका एवरेज हुआ था, बहुत अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि कुछ लाइन चेंज करने से लेकर कुछ दिक्कतें उनको आ गई थी। मतलब जब उन्होंने पैरा बदला तो वो कई पेज नीचे चला गया था, तो उसको ऊपर नीचे करने में उनका 1-2 मिनट बर्बाद भी हुआ था। लेकिन फाइनली यही हुआ था कि उन्होंने अपना जो है हौसला नहीं हारा था और टाइपिंग करने के बाद उन्होंने फिर कंप्लीट उसे जमा किया, लेकिन फिर भी अंतिम रूप से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लगभग 156-57 अंक उनके आए हैं। तो यहाँ पर ये मैं मान सकता हूँ कि सभी के विज्ञापन मतलब सभी के अंक हो सकता है प्रदर्शित नहीं हो रहे हों, लेकिन मतलब यहाँ पर जो अचयनित हैं उनके भी अंक दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बात कही जा रही है कि जिन्होंने सबमिट किया था उनका सिलेक्शन हुआ, जिन्होंने सबमिट नहीं किया, जिनका ऑटोमेटिक सबमिट हुआ वो बाहर हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस पर जाँच जरूर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि एक प्रधानाचार्य भर्ती आई थी 2013 में, उसमें अभी तक जो है पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वह क्लियर नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली के अनुसार आवेदन की जो अंतिम तिथि थी 25 फरवरी 2014, तो 25 फरवरी 2014 तक जितने भी यहाँ पर कॉलेज हैं वहाँ पर जितने भी वरिष्ठ 2 अध्यापक थे उनके नामों की सूची मांगी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं 25 फरवरी 2014 तक बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे अध्यापक जो थे वो फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, तो अब संख्या उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो 632 पद हो गए हैं और यहाँ पर अभी तक 1264 पदों की सूची मिलनी चाहिए थी, लेकिन 650 शिक्षकों की सूचना ही प्राप्त हुई। मतलब ये कि अगर ये जो डेट देख रहे हैं आप 25 फरवरी 2014, इसके मुताबिक जो वरिष्ठतम शिक्षकों की सूची मांगी गई है तो वरिष्ठतम शिक्षक वहाँ पर उपस्थित ही नहीं है। तो कुल मिलाकर 650 शिक्षकों की सूचना प्राप्त हुई है। इसी को आधार बनाते हुए मोहन सिंह और अन्य ने हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल कर दी है कि 25 फरवरी 2014 नहीं, वर्तमान में जो वरिष्ठतम शिक्षक हों उनमें से 2 शिक्षकों की लिस्ट मांगी जाए, ताकि ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा कोरम है, उसको पूरा किया जा सके। और इसी के साथ अब यहाँ पर देखिए एक दिक्कत आ रही है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के ऐसे भी स्टूडेंट थे, बहुत सारे क्या सभी लोग, लेकिन कुछ लोगों को अंक मिला है, कुछ लोगों की मार्कशीट पर प्रमोटेड लिखा हुआ है। तो जिन अभ्यर्थियों की मार्कशीट पर प्रमोटेड लिखा हुआ है तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज जो मेरिट के आधार पर अपने यहाँ जो है एडमिशन देते हैं, तो प्रमोटेड में क्योंकि अंकों का उल्लेख नहीं है तो उन लोगों ने कहा कि आप अपने पहले जो आपके जो प्राप्तांक हैं, जो अंक हैं, ऑब्टेन मार्क हैं, उनको क्लियर करवा के आइए। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी मार्कशीट पर केवल प्रमोटेड लिखा हुआ है उनके लिए फ़िलहाल एक दिक्कत खड़ी हो गई है और वो अब बोर्ड ऑफिस वगैरह में चक्कर लगा रहे हैं अपने कॉलेज से लेकर बोर्ड ऑफिस तक। तो अब ये समस्या ऐसे अभ्यर्थियों को देखने को मिल रही है जिनकी मार्कशीट पर केवल प्रमोटेड लिखा हुआ है, प्राप्तांक का उल्लेख नहीं है। हालांकि इसके बारे में डॉक्टर देविकांत शुक्ला जो कि सचिव हैं यूपी बोर्ड के, उन्होंने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों की मार्कशीट पर प्रमोटेड लिखा हुआ है ऐसे अभ्यर्थियों का दाखिला भी उच्च शिक्षण संस्थानों को लेना चाहिए, यह शासन का निर्देश भी है। इसके अलावा यूपी बोर्ड की ओर से जिन बच्चों के अंकपत्र में नंबर नहीं थे उन्हें अंकपत्र परीक्षा में यानी कि अंक सुधार परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। यूपी बोर्ड ने सन 2022 की बोर्ड परीक्षा के साथ ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया है और उन्हें जो मार्कशीट मिलेगी वो 2021 की ही मिलेगी। तो ऐसी दिक्कतें भी अभ्यर्थियों के सामने आ रही हैं, स्टूडेंट के सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त कृषि और प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा जिसको यूपी कैटेट कहते हैं, इस बार यूपी कैटेट की जो परीक्षा है वो करवा रहा है बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो 16 और 17 जून को ये परीक्षा होनी है। इसके लिए 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। इसमें एक है कृषि विश्वविद्यालय नालंदा, दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव
कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये जो विश्वविद्यालय है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कहाँ पर स्थित है? मेरठ में स्थित है। तो यही जो है 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्नातक, परास्नातक और पीएचडी कोर्स करवाते हैं। तो इनमें से दाखिले के लिए हर वर्ष चारों विश्वविद्यालय में से किसी एक को परीक्षा का जिम्मा दिया जाता है और इन विश्वविद्यालयों का जो चयन है वो चक्रानुसार किया जाता है, यानी कि चक्रम तकनीकी होती है उसके हिसाब से इसका चयन किया जाता है। तो और यहाँ पर चलते चलते आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस को सेनवार के कमरे में फर्श और तौलिए पर खून के धब्बे मिले हैं, लेकिन किसी भी साजिश के बारे में फिलहाल अभी कोई संदेह या कोई सबूत नहीं मिला है। थाईलैंड पुलिस को विला की तलाशी करते हुए सेनवार के कमरे में फर्श और तौलियों पर खून के धब्बे मिले हैं। छुट्टियां मनाने गए इस महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का शुक्रवार को निधन हो गया था। थाई इंटरनेशनल अस्पताल में शुक्रवार की रात डॉक्टरों ने 52 साल के महान क्रिकेटर को मृत घोषित कर दिया था। इससे पहले उनके दोस्तों ने लग्जरी विला में उन्हें सीपीआर दिया था। तो यहाँ पर फिलहाल अभी जो सेनवार हैं, मतलब इनकी जो डेथ हुई है वो संदेहास्पद नहीं है। ये पिछले 14 दिनों से तरल पदार्थ पर थे, यानी कि इनकी निजी जो बीमारियां थी उसी की वजह से इनकी डेथ हुई है। और चलते चलते आपको एक ऐसी खबर से अवगत कराना चाहूँगा जो कि वाकई बड़ी ही दिलचस्प है, मुझे तो बहुत लगी, इसलिए मैंने इसे आज के इस न्यूज़ सेशन में शामिल किया है। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो एनएससी की पूर्व सीईओ हैं चित्रा, उन्होंने जो है कई खुलासे किए हैं अज्ञात योगी के बारे में। तो देश के कुल बजट से करीब 8 गुना अधिक धनराशि वाले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करोड़ों लोगों की किस्मत संवरती बिगड़ती है, लेकिन इसके सीईओ और एमडी रही चित्रा रामकृष्णा एक गुमनाम योगी से एक्सचेंज की संवेदनशील जानकारियां साझा करती थी। 11 फरवरी को आए सेबी के आदेश में चित्रा के बयानों में यह खुलासे विस्तार से हुए हैं। सेबी को उन्होंने बताया कि योगी हिमालय पर रहते हैं, उनका न शरीर है, न आकार और न ही पता। जब चाहें चित्रा के सामने उपस्थित होने की क्षमता रखते हैं। योगी की सलाह पर चित्रा ने सीईओ पद पर आनंद सुब्रमण्यम को तैनात किया। आनंद पहले 15 लाख सालाना वेतन पाते थे, चित्रा ने वेतन 5 करोड़ रुपए तक करवा दिया था। फिलहाल यहाँ पर किस हैसियत से जानकारियाँ वो शेयर करती थी ये नहीं बता सकी। सेबी ने चित्रा से पूछा था कि एनएससी के बाहर कि किसी अनजान व्यक्ति से संवेदनशील जानकारियाँ साझा करते हुए उन्हें कोई झिझक या कानून का उल्लंघन महसूस नहीं हुआ। तो चित्रा ने इस आचरण को गैर हानिकारक बताया और कहा कि उसके द्वारा दी गई जानकारियों का योगी दुरुपयोग नहीं करते थे। तो ई वेस्ट में नष्ट करवा दिए गए कंप्यूटर जांच कैसे होगी? 2018 में अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी ने इस मामले में फोरेंसिक जांच रिपोर्ट दी थी, लेकिन वह योगी या घपले पर निर्णायक जानकारी नहीं दे सके क्योंकि आनंद सहित एनएससी के प्रमुख अधिकारियों के कंप्यूटर ई वेस्ट के नाम पर डिस्पोज करवा दिए गए थे। फिलहाल मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि इतने प्रतिष्ठित और बड़े पद पर लोग तैनात हैं, उसके बावजूद ऐसी जानकारियाँ सामने आती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स चलते चलते आपको सूचना दे दें कि अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया है फरवरी माह का जो करंट अफेयर है इसकी कंप्लीट पीडीएफ, और आपको बताना चाहूँगा कि आपकी परीक्षाएं क्योंकि बहुत ही निकट हैं, एक बहुत ही शानदार पीडीएफ आपके लिए है। करंट अफेयर में जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं वो औरों से आगे तो रहते ही हैं, तो जिन लोगों का करंट कंप्लीट नहीं है वो लोग आराम से इस पूरी पत्रिका को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये पत्रिका लेनी है तब आप नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है। पेमेंट आप या तो अपने डेबिट कार्ड से या फिर जो आपका यूपीआई होता है उससे आप कर सकते हैं, और फिर ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप जब चाहें इसे पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आपको जो है एक ग्रुप भी ज्वाइन करवाया जाता है और उस ग्रुप में आपको डेली पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाती है। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए सेशन में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।